वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पिछली वीडियो में हमने प्लानिंग चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया, उसके सारे टॉपिक समझ लिए। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन, मटेरियल, मनी, सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। जब हम प्लानिंग में प्लान बनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। उस प्लान को एक्शन में लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ हम अरेंज कर देते हैं, सबको अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या काम है, और क्लियरली हम उन्हें डिफाइन कर देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। फिर बाद में कोई डुप्लीकेशन भी नहीं होता है किसी काम का, क्योंकि सबको अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना है। सारी रिसोर्सेज को अरेंज करना ताकि काम एकदम आसानी से शुरू हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग में हम एक फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट्स करता है, सारी रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आता है, सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है और इंश्योर करता है कि सब साथ में काम कर रहे हैं टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। क्योंकि सबको पता है उन्हें क्या करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती और कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता किसी भी काम का। Organizing is the process that starts the implementation of plans by clarifying jobs and relationships, effectively allocating resources, defining authority and accountability, working towards a common goal. अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग कि किसकी क्या अथॉरिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल हम बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले प्लानिंग की होगी कि हम कैसे करेंगे, कितनी रिसोर्सेस लगेगी, ठीक है, कितना मनी लगेगा, सब कुछ हम पहले से ही प्लान कर लेंगे। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो भी लोग हमारी मदद कर रहे हैं बर्थडे पार्टी को मैनेज करने में, अरेंज करने में, उन्हें अपना अपना काम असाइन कर देंगे। जो भी डेकोरेशन का काम कर रहा है उसे हम सारी रिसोर्सेज अलोकेट कर देंगे कि ये डेकोरेशन का सामान है। ठीक है, उसे अगर हमें एडवांस में कुछ देना हो तो वो भी हम दे देंगे। तो ये सब रिसोर्सेस ही होती है। और फिर हम उसे बता देंगे आपको कैसा डेकोरेशन करना है, कहाँ करना है, ये सब हम उसको अच्छे से बता देंगे। तो उसकी जो भी जॉब है, जो भी उसका काम है, उसे हमने असाइन कर दिया, उसे बता दिया आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वैसे ही जो केटरिंग का काम कर रहा है उसे भी हमने बता दिया है कि आपको किस तरीके से खाना बनाना है और कितनी वैरायटी होनी चाहिए, स्पाइसी बनाना है या लेस स्पाइसी बनाना है, सब कुछ हमने उसको बता दिया। उसको पता है कि उसे क्या करना है, तो वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने सब लोगों को बता दिया अपनी जॉब्स क्या, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या होगा, प्रॉपरली काम शुरू हो जाएगा। तो ये थी ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में टोटल 4 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले टोटल जो हमारा काम है, टोटल वर्क है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल टास्क। ठीक है, अब वो स्मॉल टास्क हम हर किसी को असाइन कर देते हैं और इक्वली और फेयरली असाइन करते हैं, जिससे किसी भी एक पर्सन पर वर्कलोड ना हो और किसी भी काम का डुप्लीकेशन ना हो। जब हम स्मॉल टास्क में वर्क को डिवाइड करते हैं तो इजीली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो एक्टिविटी होती है, वो जो टास्क होता है, वो इजीली मैनेजेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमें एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे। For the cultural fest, the work is divided as managing invitation, stage decoration, sound and lighting, registration of participants, managing refreshments. Each of these become a separate task. तो कल्चरल फेस्ट पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने हर एक टास्क को सेपरेट कर दिया, जिससे वर्कलोड नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमने टास्क डिवाइड किए वो एक सेपरेट टास्क बन गए हैं। अब सेकेंड स्टेप होती है डिपार्टमेंटलाइजेशन।
डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम डिपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ होती है, हम उसको एक ग्रुप में डालते हैं और उसको एक डिपार्टमेंट में एक साथ फिक्स कर देते हैं। सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिपार्टमेंट्स। दिस एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ वर्क। जब हम सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो उन लोगों का क्या हो जाता है, फोकस इंक्रीज हो जाता है, वो अच्छे से फोकस कर पाते, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती है और ये स्पेशलाइजेशन को एनकरेज करता है और काम को हम एफिशिएंटली कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैन बी बेस्ड ऑन फंक्शन, प्रोडक्ट, लोकेशन एक्सेट्रा। ग्रुपिंग किसी भी चीज़ पर बेस्ड हो सकती है, फंक्शन, प्रोडक्ट, लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में एग्जाम्पल समझा था उसी का हम आगे बढ़ाएंगे। अब जब हमको कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो हम कमिटी बनाएंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, इस यहाँ पर हम कमिटी बनाएंगे, ठीक है। जैसे डेकोरेशन कमिटी जो कि स्टेज, बैनर्स एक्सेट्रा इन सब का काम करेगी। हॉस्पिटैलिटी कमिटी जो कि फूड, गेस्ट इन सब का काम करेगी। कल्चरल कमिटी जो परफॉर्मेंस, रिहर्सल ये सब देखेगी। और लॉजिस्टिक कमिटी जो साउंड्स, लाइट्स, चेयर्स इन सब का अरेंजमेंट करेगी। तो हमने सिमिलर नेचर वाली एक्टिविटी को एक ग्रुप में डाल दिया। जो भी सारा डेकोरेशन का काम है वो डेकोरेशन कमिटी देखेगी, जो भी हॉस्पिटैलिटी का काम है वो हॉस्पिटैलिटी कमिटी देखेगी, जो भी लॉजिस्टिक का काम है वो लॉजिस्टिक कमिटी देखेगी। तो ग्रुप कर दिया, ठीक है। नाउ पीपल वर्किंग ऑन रिलेटेड टास्क आर इन द सेम ग्रुप। जो भी डेकोरेशन का काम कर रहा है वो कौन सी ग्रुप में होगा, डेकोरेशन कमिटी में। थर्ड स्टेप होती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सबसे पहले हमने वर्क को आइडेंटिफाई करा, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाल दिया या एक डिपार्टमेंट में या एक कमिटी में हमने उसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ड्यूटीज़ का असाइन करेंगे। जो भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उन्हें हम हमारी जो ड्यूटीज़ होती है वो असाइन करेंगे बेस्ड ऑन स्किल्स और इंटरेस्ट। जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट होता है, जिसमें उसके पास स्किल होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उस बेसिस पे हम सबको टास्क असाइन कर देंगे, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज अपॉइंट कर लेंगे या फिर हम उसको बोल सकते हैं लीडर, इंचार्ज या लीडर हम अपॉइंट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट का। और हम ये श्योर करेंगे कि राइट पर्सन इज असाइन द राइट जॉब, मतलब राइट पर्सन को ही राइट जॉब असाइन हो, उसको ना असाइन हो जो जॉब के बारे में जानता ही ना हो, जिसे उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तो सही पर्सन को सही जॉब असाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करा हमने इसमें, टास्क जब हमने डिवाइड करे स्मॉल पार्ट्स में, उनको ग्रुप कर दिया। अब हर एक टास्क इंडिविजुअल को हम असाइन करेंगे बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। एक इंचार्ज, एक लीडर बना देंगे हर डिपार्टमेंट का और ये मेक श्योर करेंगे कि राइट पर्सन को ही राइट जॉब असाइंड हुई है। अब जो हमने एग्जाम्पल समझा था, अब उस एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करेंगे। तो हमने कमिटी बना दी थी, डेकोरेशन कमिटी, हॉस्पिटैलिटी कमिटी। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राहुल हु इज गुड एट डिज़ाइन इज मेड हेड टू द डेकोरेशन कमिटी। जो राहुल है उसे डिज़ाइन बहुत पसंद है, वो डिज़ाइन में बहुत अच्छा है, मतलब वो डेकोरेशन में ऑलराउंडर है। तो उसी को हम हेड बनाएंगे डेकोरेशन कमिटी का। ऐसे पर्सन को नहीं बनाएंगे जिसने डेकोरेशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। प्रिया हु कम्युनिकेट्स वेल हैंडल द हॉस्पिटैलिटी कमिटी। प्रिया जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है, उसे हमने हॉस्पिटैलिटी कमिटी का हेड बना दिया, ठीक है। अगर हम ऐसा कर देते कि राहुल को हॉस्पिटैलिटी कमेटी का हेड बना देते और प्रिया को डेकोरेशन कमेटी का, तो फिर क्या होता है, ना राहुल ढंग से काम कर पाता है ना प्रिया, ठीक है। तो राहुल जिसमें एक्सपर्ट है हमने उसको वो ड्यूटी असाइन करी और प्रिया जिसमें एक्सपर्ट है उसमें हमने हेड बना दिया उसका। ईच मेंबर इज गिवन स्पेसिफिक ड्यूटीज लाइक अरेंजिंग फूड, हैंडलिंग रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो हर एक मेंबर को उन्हें स्पेसिफिक ड्यूटीज दे दी कि आपको क्या क्या करना है। अब लास्ट स्टेप है स्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसमें क्या करना है, हम क्या करते हैं कि हम क्लेरिफाई कर देते हैं कि किसे किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और कौन ऑर्डर देगा और किसका ऑर्डर फॉलो करना है। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड क्रिएट करते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हमने
ये असाइन नहीं किया कि किसे रिपोर्ट करना है और किसे फॉलो करना है, तो उन्हें, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और काम अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक किसी को जो है लीडर बनाना पड़ता है, एक किसी को इंचार्ज बनाना पड़ता है, एक किसी पर्सन को बनाना पड़ता है जिसे हम रिपोर्ट कर सके। ठीक है, तो स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, हम क्लेरिफाई कर देते हैं हु रिपोर्ट्स टू हुम, डिफाइन हु गिव्स ऑर्डर एंड हु फॉलोज देम, किससे ऑर्डर देना है, कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, ईच कमिटी हेड रिपोर्ट्स टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेटर, अ टीचर और हेड स्टूडेंट। तो हर एक जो कमिटी है, जो हमने डिवाइड की थी, हॉस्पिटैलिटी कमिटी, डेकोरेशन कमेटी, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो किसको रिपोर्ट करेगी, फेस्ट का जो कोऑर्डिनेटर होगा उस पर्सन को रिपोर्ट करेगी। और वो फेस्ट का कोऑर्डिनेटर टीचर भी हो सकता है या हेड स्टूडेंट भी हो सकता है। कमिटी मेंबर्स रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव कमिटी हेड्स, कमिटी मेंबर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, जो हमने कमिटी हेड बनाए थे राहुल और प्रिया को, उनको उनके कमिटी मेंबर्स रिपोर्ट करेंगे। द फेस्ट कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल सुपरवाइजन। जो पेस्ट कोऑर्डिनेटर है वो सबसे बड़ा हेड है, मतलब वो ओवरऑल सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो कमिटी हेड है वो सिर्फ अपनी कमिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्ट्रक्चर मेक श्योर एवरीवन नोज देयर रोल एंड हु टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, सबको पता है क्यों है, क्या करना, उनका रोल क्या है और किसे इंस्ट्रक्शन देना और किसे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।